नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत बुलेटिन की करेंगे जहां सहारनपुर में योगी आदित्यनाथ ने राम विरोधियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग कभी अयोध्या और भगवान श्री राम के विरोध में खड़े हुआ करते थे वही आज आस्था की चिंता करने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही आरोप ये भी लगाया कि पहले मंदिरों का पैसा कब्रिस्तानों पर जाता था, लेकिन अब वही लोग धार्मिक भावनाओं की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर सवाल ये उठाया कि जब राम भक्तों पर लाठियां चलाई गई, जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, तब इन लोगों की आस्था आखिर कहां गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि आज गोली चलाने वाले ही अयोध्या की चिंता करने का नाटक कर रहे हैं। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज जब सहारनपुर के दौरे पर पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जो कल तक प्रभु श्री राम का अनादर करती थी, उनको ये तमाम बातों को लेकर जिक्र नहीं करती थी और राम भक्तों पर लाठियां गोलियां चलाई थी, आज उन्हीं को प्रभु श्री राम के मंदिर की चिंता हो रही है। 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। कैराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था। ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे। बहन और भाइयों, न बेटी तब सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कानून व्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। याद करिए 2011-12 में मुरादाबाद में डीआईजी पे हमला हो जाता है। मरा हुआ समझ करके लोग उपद्रवी वहां छोड़ करके तब गए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया, उनके केस वापस लेने का प्रयास कर रही थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अभी पिछले दिनों उन सभी उपद्रवियों को सजा भी करवा दी है। समाजवादी पार्टी तो जन्मजात सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन महापुरुषों के विरोधी रही है। वाल्मीकि के नाम पर, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया होगा। 4 बार सत्ता में थी, संत रविदास जी के नाम पे कुछ नहीं किया होगा। 4 बार सत्ता में थी समाजवादी पार्टी। बहन और भाइयों, हमारी सरकार आई थी, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने संत रविदास जी के जन्मभूमि काशी के सीर गोवर्धन में वहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों का कब्जे किए गए थे, उस भूमि पर उसको हटा करके वहां पर भी भव्य कॉरिडोर हमने संत रविदास जी के, सदगुरु रविदास जी महाराज की इस पावन धरा पर हम लोगों ने प्रस्थापित किया है। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। आप देखो ना इनका दोहरा चरित्र। ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, जो कभी मां शाकंभरी के दर्शन करने के लिए नहीं गए, वहां की सुविधा को देखने के लिए नहीं गए, जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया था, जो मथुरा वृंदावन का विरोध कर रहे थे, जो सुखतीर्थ का विरोध कर रहे थे, उपेक्षित छोड़ दिया था, जिन्होंने राम जन्मभूमि के हमेशा आंदोलन का विरोध किया था और राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर न बने, इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि भगवान राम हुए ही नहीं। अब सहारनपुर में मां शाकंभरी का भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और हमारा प्रयास है। अभी पिछले दिनों जब मैं आया था, मैं इसलिए आया था, उस दिन अचानक रात्रि को 10 बजे के बाद शिवालिक की पहाड़ियों में बरसात होने के कारण शाकंभरी देवी में निकलने वाले उस नाले में भी भारी पानी के कारण जन धन की हानि होने की संभावना थी। मैं आया था दौड़ करके,
और बहनों और भाइयों, समय पहलट जारी होने का परिणाम था कि जनधन की हानि को रोकने में सफलता प्राप्त हुई। लेकिन आने वाले समय में सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन हो, उस नाले में पानी आए चाहे सूखा रहे, लेकिन यातायात बाधित नहीं होगी। श्रद्धालुओं का मां के दरबार में जाना बंद नहीं होगा। ऐसे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हम वहां के लिए करने जा रहे हैं। कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज आप जाइए, अब आप चले जाइए शाकंभरी देवी के दर्शन करने के लिए। कितना शानदार कॉरिडोर बन रहा है, कितना वहां पे फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है। ये 2017 के पहले एक सपना था। पैसा तब भी था, लेकिन पैसे का उपयोग कहां करना है, इसके लिए विजन नहीं था। ये पैसा या तो सपा के गुर्गों के द्वारा खा लिया जाता था, या यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए चला जाता था। आज मां शाकंभरी का कॉरिडोर उसी पैसे से तैयार हो रहा है। यही कॉरिडोर आज उस पैसे से तैयार हो रहा है। ये जो सड़कें बन रही हैं, कई स्मार्ट रोड की सड़कें हैं, कहीं इकोनॉमिक कॉरिडोर है, कहीं पे 4 लेन और 2 लेन की कनेक्टिविटी है, कहीं ब्रिजेज हैं। ये उसी पैसे से बन रहे हैं। जो पैसा आज सहारनपुर में भी दिखाई दे रहा है, ये वही पैसा है जो वुड कार्विंग के कारीगरों के जीवन को उन्नयन करने के लिए लग रहा है। विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च हो रहा है, स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए खर्च हो रहा है, सरसावा में सिविल टर्मिनल के निर्माण में खर्च हो रहा है, रनवे की लंबाई बढ़ाने में खर्च हो रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर जो है, राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। आरोपी अविनाश के पास से 20 लाख से ज्यादा रुपए नकद मिले हैं। अविनाश शुक्ला के पास से एक ट्रेन भी यहां पर बरामद हुई है। टिन्नू यादव के पास से भी पैसे बरामद किए गए। लवकुश मिश्रा के पास से 14 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने लवकुश मिश्रा की तलाशी ली। 8 में से 7 आरोपियों के पास से रुपए बरामद किए गए हैं। तो देखिए, चढ़ावा चोरी तो हुई है। अब इस चोरी में जो 8 आरोपी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, उन 7 आरोपियों के घर, उनकी संपत्ति, उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई और अलग अलग जगह पर आपको बताते चले कि कई लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अब एसआईटी की टीम इस पूरे मामले के तहत लगातार कार्रवाई को तेज कर रही है, जिसमें अविनाश शुक्ला के पास से एक ट्रेन भी बरामद हुई है, जिसकी तहकीकात की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि राम राज्य कोष नाम से एक संदूक भी बरामद हुआ है। उसमें जो क्यूआर कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्यूआर कोड फर्जी है। यानी कि अगर इस क्यूआर कोड को कोई स्कैन करेगा तो उसका जो पैसा है वो सीधा ट्रांसफर राम राज्य कोष या फिर राम मंदिर के लिए नहीं, बल्कि किसी के पर्सनल अकाउंट पर होगा। और उसी को लेकर ये किस तरह से लोगों को, भोले भाले भक्तों को ठगा गया है, ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिसके बाद लगातार राम भक्त सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी आस्था के साथ ये बड़ा खिलवाड़ क्यों, और जिसने ये खिलवाड़ किया है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और देखिए, ऐसे में बक्सा जो खुला है उसमें अब यहाँ पर लगातार तहकीकात की जा रही है और तहकीकात के माध्यम से अब कई तफ्तीश का जो सिलसिला यहाँ पर तेज कर दिया गया है, उसमें बहुत से चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि 8 आरोपी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब ऐसे में ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि पैसा कितना कितना चढ़ाया और कहां से कैसे आता था। जहां दान पात्र में 54.79 करोड़, दान काउंटर में 18.88 करोड़ रुपए यहाँ पर अभी तक चढ़ावा आया है। ऑनलाइन 8.33 करोड़ और कुल दान 82.78 करोड़। ऐसे में राम मंदिर में पैसा कैसे आया वो भी लगातार आप तक पहुंचाया। जहां पहले राम मंदिर के पास पानी बेचा करता था अविनाश, जिसका नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ है। 2025 में मंदिर ट्रस्ट में आउटसोर्स कैशियर बना अविनाश शुक्ला। अपने भाई के साथ योग सेंटर में ही रहता था अविनाश। और अब पहले राम मंदिर के पास पानी बेचा करता था जो अविनाश शुक्ला, वो अब पुलिस की गिरफ्त में है, जेल की सलाखों के पीछे है, जिसके घर से लाखों रुपए बरामद हुए हैं। अब ऐसे में अविनाश शुक्ला के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, चाहे अविनाश शुक्ला हो, टिन्नू यादव हो, जो चंपत राय का ड्राइवर रहा, अब उसके घर पे भी लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि चंपत राय से जब पूछताछ की गई तो चंपत राय का सीधे तौर पर कहना है कि जो भी दोषियों से बख्शा नहीं जाएगा, ये कलंक मैं सहन नहीं करूंगा।
और प्रणवीर कुमार पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रणवीर, देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही उठ जाता है कि राम राज्य कोष में जो क्यूआर कोड लगा है वो किसी के पर्सनल अकाउंट से कनेक्ट था। इसमें राम मंदिर या फिर समिति का कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन इतने समय से इतना कुछ चल रहा था, इतना घपला हो रहा था, चढ़ावा चोरी हो रहा था, किसी को भनक तक नहीं लगी? देखिए, अगर चोरी की बात की जाए राम मंदिर के जो दान का था, तो उसमें जो एसआईटी ने जांच की है, तो एसआईटी की जांच में इस बात की भी रिपोर्ट निकल करके आ रही है कि कई बार ट्रस्ट से इस बात की शिकायत की जा चुकी है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर चढ़ावे में एक अनियमितता बरती जा रही है, लगातार उसमें कुछ घपले हो रहे हैं। लेकिन जब ये मामला धीरे धीरे एक रूमर बना और सोशल मीडिया फिर मीडिया के माध्यम से जब ये मामला हाईलाइट हुआ, तब जाकर के इस पे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का मामला जगा और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एसआईटी का गठन किया। आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि अयोध्या में उसी दिन, उसके ठीक एक दिन बाद जब आरोप लगा और जब चंपत राय के ऊपर ये आरोप लगा, तब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में दौरा था और दौरे के पहले वहां के सुरक्षा व्यवस्था ने कहा कि चंपत राय को पत्र भेजा और पत्र भेज के कहा कि ट्रस्ट से आप किसी का नाम भेज दीजिए, यानी नामित कर दीजिए। मुख्यमंत्री जी का दौरा है, आप वहां अगल बगल नहीं जा सकते हैं, उनके किनारे आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपके ऊपर चंदा चोरी का एक बड़ा आरोप लग चुका है। जिस सनातन के नाम पर, जिस सनातन धर्म के नाम पर और अयोध्या के नाम पर केंद्र की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, लोगों ने फिर से रिपीट कराया है। हिंदुत्व को लेकर के जिस तरीके से फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ, उनके कार्यक्रम में किसी भी प्रकार से चंदा चोर वाले व्यक्ति उनके किनारे नहीं जा सकते हैं। इस तरह के जब आरोप लगा, तब कहीं ना कहीं चंपत राय को उससे किनारे किया गया और मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर स्टेज से कहा कि एसआईटी का गठन करेंगे, जैसे ही रिपोर्ट आएगी तुरंत कार्रवाई होगी, किसी धर्म और किसी प्रकार से उनको आहत नहीं किया जाएगा। 80 लाख सूत्र जो बता रहे हैं, जिस तरीके से सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि लगभग 80 लाख रुपया बरामद किया गया है। मनीष कुमार यादव, करोड़ेश पांडे और अनुकल्प मिश्रा, रमाशंकर यादव और रमाशंकर मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, इन सब लोगों की तरफ से अगर बात किया जाए तो लगभग जो डिटेल निकल करके आ रही है, जो सूचना मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, इनके सबके पास से मिला करके लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अगर बात की जाए मनीष यादव की, तो मनीष यादव के पास से लगभग जो है 2 लाख रुपए इनके पास से बरामद किए गए हैं। करोड़ेश के पास से 18 लाख रुपए लगभग बरामद हुए हैं। 16 लाख रुपए लवकुश अनुकल्प मिश्रा के यहाँ से बरामद हुए हैं और उसके बाद जो रामाशंकर यादव थे, इनके पास कहीं ना कहीं लगभग 10 लाख रुपए तक इनके पास भी बरामद हुए हैं। तो कुल मिला के ये जो चंदा चोरी का जो प्रकरण है, इससे जो एक सनातन धर्म को जहाँ दुहाई देते हैं उत्तर प्रदेश में, अयोध्या के बाद काशी, काशी के बाद जो है मथुरा की पारी की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, उस पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक आरोप लगा है। हालांकि ये भी आरोप है, बहुत पैसे भी बरामद हो रहे हैं, केस भी चल रहा है, तमाम चीजें हैं, तमाम अभी जांच के विषय है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जांच होगी, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आदित्यनाथ की तरफ से ये भी कहा गया है कि महज 15 दिन का समय, जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अब आगे और किस तरह से अधिकारियों पर और किन आरोपियों पर की मुश्किलें बढ़ने वाली है, जो जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहरहाल आप बने रहिएगा, आगे और भी खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे। साथ ही अयोध्या की चढ़ावा चोरी मामले पर वाराणसी कनेक्शन सामने आ चुका है। अब जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भर्ती किए गए 22 कर्मचारियों में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी कर्मचारी हाउस कीपिंग के लिए भेजे गए थे, लेकिन गिरफ्तार आरोपी चढ़ावे का पैसा गिनने का काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि अयोध्या ब्रांच के चीफ मैनेजर ने 22 नामों की सिफारिश एजेंसी को भेजी थी और बिना पुलिस सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन के सभी को तैनात कर दिया गया। मामले पर एसआईटी एजेंसी के सुपरवाइजर से भी पूछताछ कर चुकी है, जहां एजेंसी के मालिक का कहना है कि कर्मचारियों से कौन सा काम दिया जा रहा था, इसकी जिम्मेदारी बैंक को भी थी पहले से। 26 साल पुरानी ये कंपनी 8 राज्यों में हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी और कैश लॉजिस्टिक सेवाएं दिया करती थी। और ऐसे में अब किस तरह से वाराणसी का एंगल भी इस पूरे मामले पर सामने आ गया है। जिन आरोपियों को यहाँ पर हाउसकीपिंग या सफाई कर्मियों के तहत भेजा गया था, अब वो आरोपी वहां पर पैसे गिनने का काम करते थे, जिसके बाद अब ये कहा
जा रहा है कि सभी की मिली भगत, सभी यहाँ पर मिले हुए हैं। और ऐसे में जब यहाँ पर एसआईटी जो 15 दिन की समय यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो उसमें कुछ और ऐसे खुलासे हो सकते हैं जिसका पूरे देश भर को इंतजार है। अब ऐसे में एसआईटी की टीम की तरफ से लगातार पूछताछ का सिलसिला बढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि चढ़ावे का पैसा कहां गया, उसका इस्तेमाल कैसे किया गया, इसका भी पता लगाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। गौरव सिंह हूँ, सैनिक सिक्योरिटी बनारस से बोल रहा हूँ। वो बात बोल रहा हूँ मैं, जो मैटर राम मंदिर में चल रहा है, हमसे उस प्रकरण में कोई मतलब नहीं है। हमने जो हमारे जो भी हाउसकीपिंग जो बंदे थे वो स्टेट बैंक को दिया गया था। अब है स्टेट बैंक ने उनको कहाँ लगाया, वो स्टेट बैंक। सर कितने लोग को रिकमेंड किया गया था यहाँ से, कितने लोगों की? अब ये इस समय सब जुडिस मैटर है, इसमें भी बोलना ठीक नहीं है। साथ ही राम मंदिर दान मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत से हमारे संवाददाता संजीव सिंह ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा, वो आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है बिजली की व्यवस्था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत हैं। सर, इधर देखा जाए तो एक बार फिर जो है बिजली की जो डिमांड है बढ़ गई है, लोग जो है तोड़फोड़ कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। क्या देखिए, ऐसा है भाई साहब, हम आप सब जानते बड़ा प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश, और इसमें अव्यवस्था थी। लेकिन मैं समझता हूँ लगभग 1 महीने से आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जानकारी कर लें, पहले से बेहतर व्यवस्था हो रही है, लगातार निरंतर सुधार हो रहा है। फिर घेराव क्यों कर रहे हैं आज भी? देखिए, वो तो जैसे विरोध पक्ष के लोग हैं, उनको उद्यम मचाना ही है। अगर विरोध नहीं करेंगे तो उनका राजनीतिक मकसद हल नहीं होता है। लेकिन आप पूरे प्रदेश में जानकारी कर सकते हैं, आप राजधानी में रह रहे हैं, कि पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में बेहतर व्यवस्था चल रही है। बिजली चोरी रोकने के लिए क्या किया जा रहा है और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए? मैंने तो आपसे कहा, बिजली चोरी रोकने का पूरा हम लोग, हमारे अधिकारी लोग प्रयास कर रहे हैं। मैंने अभी कहा बॉडी वार्न कैमरा के बगैर कोई विजिलेंस का छापा नहीं पड़ेगा। तो जो वैधानिक कानून के अंतर्गत आएगा उसको दंडित किया जाएगा। और बेवजह किसी को ठग नहीं सकते, 1 रुपया भ्रष्टाचार का ले नहीं सकते हैं कि कैमरे में सारा फोटो आता है, आप जो बातचीत करें वो भी टिप होती है, मतलब उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और किसी भी गरीब पर FIR नहीं की जाती, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। राम मंदिर में जो दान के गबन प्रकरण है उसको काफी ज्यादा तूल दिया जा रहा है, क्या माना? नहीं, जो भी अपराधी, इनको कठोर दंड मिलना चाहिए। इन्होंने जो प्रॉपर्टी इस जमाने में खरीदी हो, जब से वो ट्रस्ट में है, वो सबकी जांच करे सरकार। और मैं समझता हूँ उसके बाद जो प्रॉपर्टी खरीदी गई होगी वो उसी भ्रष्टाचार के पैसे से खरीदी हुई, सरकार उसको जब्त करना चाहिए। भारत अपडेट से बात करने के लिए ये राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत, जिनका ये साफ कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें लाएगी। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ संजीव सिंह। अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां उत्तर प्रदेश में 13,116 पंचायत सचिवों की भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है। बड़ी खबर, हर ग्राम पंचायत में अब अपना अलग पंचायत सचिव होगा। जहां पहले चरण में 4,372 पदों पर भर्ती का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। आपको बता दें कि 3 साल में पूरी हो जाएगी पंचायत सचिवों की बड़ी भर्ती, जहां BPO और VDO को यूनिफाइड कैडर बनाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। नई भर्ती से 42,000 पंचायतों में सचिवों की कमी दूर होती हुई नजर आएगी। तो उत्तर प्रदेश में 13,116 पंचायत सचिवों की भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है। ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश शासन पंचायती राज विभाग की बैठक में लिए गए मुख्य फैसले, जहां हर पंचायत को स्वतंत्र सचिव मिले। उत्तर प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में काम तेज करने के लिए अब हर पंचायत में एक अलग सचिव तैनात किया जाएगा। 13,116 नए पद, जहां पंचायती राज विभाग में कुल 13,116 ग्राम पंचायत अधिकारी के नए पद बनाए जाएंगे। पहले साल 4,372 भर्तियां भी यहां पर की जाएगी। प्रणवीर मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रणवीर, इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए और क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जून को ये इस बैठक में ये निर्णय लिया गया था, पंचायती राज की बैठक में। अब उसकी भर्ती का कहीं ना कहीं रास्ता साफ हो गया है, जिसमें 13,116 पंचायत सचिवों की भर्ती होगी। चूंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यानी आज 1 जुलाई से आदेश किया है कि पंचायत स्तर पर, चाहे वो खतरा की बात हो, खतौनी हो या नॉमिनेशन हो, किसी भी प्रकार से जो ग्राम स्तर के जो मामले हैं वो पेंडिंग रह जाते थे। चूंकि लोगों को, गरीब
लोगों को जो पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं उनको तहसील का चक्कर लगाना पड़ता था, उनका पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। तो ऐसे में उन्होंने आदेश दिया कि लेखपाल वहाँ जो विधानसभा जो मिनी सचिवालय बना है हर ग्राम स्तर पर, उसमें बैठेंगे और बैठ करके जो पंचायत स्तर की समस्याएं होंगी उनको कहीं ना कहीं समाप्त करेंगे। अब जो ये पंचायत सचिवों की जो लगभग 42,000 पंचायत सचिवों की जो कमी थी वो कहीं ना कहीं इस भर्ती के बाद पूरी हो जाएगी। तो जो 16,000 सचिव जो कर्मचारी लगातार काम कर रहे थे, अभी वर्तमान में 16,000 कर्मचारी हैं जो कि काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास अतिरिक्त चार्ज था, यानी दूसरे ग्राम सभा का चार्ज था, दूर चार्ज था, तो वो एक दिन यहाँ बैठते थे तो 2 दिन वहाँ बैठते थे। इस प्रकार की लगातार समस्याएं आ रही थी। लोगों के आय, निवास, जात की तमाम ऐसी रिपोर्ट थी, मेडिकल की तमाम ऐसी रिपोर्ट थी कि किसी को अगर मुख्यमंत्री राहत कोष से अगर किसी को सहायता चाहिए अगर इलाज के लिए, तो उसमें भी रिपोर्ट लगने में कई हफ्ते लग जाते थे। क्योंकि आगे किस तरह से दिशा और दशा बदलती है इस फैसले के बाद वो देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बहरहाल प्रणवीर कुमार पांडे, आपने जानकारी साझा की है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां मेरठ में कोचिंग सेंटर पर प्रशासन की सील और नोटिस की कार्रवाई के बाद संचालकों में हड़कंप की स्थिति है। अवैध संचालन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के आरोप में कई कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए, जबकि दर्जनों को नोटिस जारी हुआ है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में कोचिंग संचालक डीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई पर दोबारा विचार करने की मांग की गई। संचालकों का कहना है कि वो सभी नियमों का पालन करने को तैयार हैं, लेकिन कर्मियों को और कमियों को दूर करने के लिए समय दिया जाए। उनका कहना है कि अचानक हुई इस कार्रवाई से उनके सामने रोजी रोटी और रोजगार का संकट खड़ा हो चुका है और हजारों छात्रों की पढ़ाई भी इस दौरान प्रभावित हो रही है। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बातों को, उनकी मांगों को सुना जा सके, लेकिन फिलहाल मेरठ में कोचिंग सेंटर पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, जहां कई कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है और सील कार्रवाई से डीएम दरबार कोचिंग संचालक पहुंच रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि उनके रोजगार, रोजी रोटी को लेकर संकट खड़ा हो चुका है। जो इस समय सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है, उसके विरोध में हम लोग निरंतर सड़क पर हैं। पिछले 4-5 दिनों से जो ताबड़तोड़ सीलिंग का कार्य मेरठ में और आसपास में जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, हम उसके विरोध में आज यहाँ डीएम साहब से, कल हम लोग अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से मिले थे, आज हम जिलाधिकारी महोदय। अब बात करते हैं कानपुर की, जहां स्कूल चलो अभियान, संचारी रोग नियंत्रण अभियान और वृक्षारोपण अभियान का संयुक्त शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जैन ने 2 बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराया और विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें वितरित की हैं। इस दौरान जागरूकता रैली भी निकाली गई, जहां जिला अधिकारी की तरफ से बताया गया कि बारिश के मौसम को देखते हुए संचारी रोग नियंत्रण अभियान के साथ पूरे महीने वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ बढ़ावा मिल सके। और उसी को लेकर संचारी रोग नियंत्रण अभियान ये चलाया गया। जागरूकता रैली यहां पर देखने को मिली, जहां बच्चों को भी जागरूक किया गया, उनके अभिभावक और टीचर्स को भी जागरूक किया गया। प्रमुख अभियान 1 जुलाई 2026 से कानपुर नगर में हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। एक स्कूल चलो अभियान है जिसमें कि बच्चों का पंजीकरण कराना। इसके क्रम में 2 बच्चों का, आकाश का और अलशिफा का, कक्षा 1 में यहाँ पे काकादेव के प्राइमरी विद्यालय में एडमिशन कराया गया। दूसरा संचारी रोग अभियान हमारा प्रारंभ हुआ है, जो कि 1 जुलाई से 31 जुलाई चले। और चलिए, बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।